1. Today's topic is Accounting Standard 1, Disclosure of Accounting Policies. सो हम देखने वाले हैं कि AS1 कौन कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होता है एंड हाउ दिस वर्क्स. तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो होता है, इट रिक्वायर्स द एंटरप्राइज टू डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एक्चुअली अडॉप्टेड बाय देम इन प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो AS1 बोलता है कि जो भी इंटरप्राइजेस हैं उनको डिस्क्लोज करना है जो भी इन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करके रखा है वाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उनको क्या करना है, उसका एक डिस्क्लोजर देना है, ठीक है. अभी डिस्क्लोजर हेल्पफुल कैसे होता है, ठीक है. तो ये डिस्क्लोजर जो होता है ना, इस तरह के डिस्क्लोजर्स अलाउ करते हैं, फिर हेल्प करते हैं यूज़र्स को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र हैं उनको अलाउ करते हैं कि जो भी डिफरेंसेस आए हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में तो उनको कंसिडर करें बिफोर टेकिंग एनी और मेकिंग एनी एनालिसिस ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. अगर जब भी आप उस जो फाइनेंशियल डेटा है आप उसको जब भी एनालाइज कर रहे होते हैं तो उनको क्या है कि आप वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में अगर कोई चेंजेस आए हैं तो उनको कंसिडर करके फिर आप वो एनालिसिस कर सकें, ठीक है. तो जो मेन पर्पस होता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, या आप कह सकते हैं AS1 का, वो होता है कि वो प्रमोट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑलराइट. सो कुछ अजम्पशंस होती हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जिसको लेके हम चलते हैं, ठीक है. तो पहले अजम्पशन क्या है, वो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन. तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलता है कि बिजनेस जो है ना उसकी एक एंडलेस लाइफ है, ठीक है. बिजनेस की लाइफ जो है वो एंडलेस है और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है. बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी अजम्पशन. तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि कंपनी ने अगर कोई भी एक बार अकाउंटिंग मेथड या प्रिंसिपल को क्या है कि अडॉप्ट कर लिया तो दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड, ठीक है. क्या है कि कंसिस्टेंटली वो उसको यूज़ करते रहेंगे, ठीक है. सेम अकाउंटिंग मेथड या प्रिंसिपल को एक पीरियड में उन्होंने यूज़ किया, फिर वो नेक्स्ट पीरियड में यूज़ करेंगे, फिर वो कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते रहेंगे, ठीक है. अब कंसिस्टेंसी से होता क्या है, तो कंसिस्टेंसी से ये हेल्पफुल होता है कि ये जो है आपकी कंपैरेटिबिलिटी को क्या है एनहेंस कर देता है, ठीक है. क्योंकि देखो सेम अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो या मेथड्स यूज़ हो रहे हो, ठीक है, फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंसेस कम आएंगे और इससे क्या होगा, एनालिसिस जब आप करें वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है अक्रूवल बेसिस. तो जब अभी हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो इनको दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है. पहला तो हमारी अक्रूवल बेसिस है एंड जो दूसरा है वो है हमारा कैश बेसिस. तो कैश बेसिस में क्या होता है, जब भी आपको कैश रिसीव हो या आपने पे कर दिया हो तभी आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. बट ये जो अक्रूवल बेसिस है ये बोलता है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन को वैसे ही रिकॉर्ड करना है जैसे वो अकर होते हैं. ये नहीं देखना है कि हमारा जो कैश फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है. एक्चुअल में हमारे पास कैश आया है या आपने पे किया है या नहीं किया, ठीक है. तो इसका ये है कि रेवेन्यू इज़ रिकोगनाइज व्हेन इट इज़ अर्नड एंड एक्सपेंसेस आर रिकोगनाइज व्हेन दे आर इनकर्ड, ठीक है. तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. फॉर एग्जांपल आपकी सेल की ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है. तो जैसे ही सेल की ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप नहीं वेट करेंगे कि कैश आ जाएगा तभी हम उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करके उसको मतलब रिकॉर्ड करने वाले नहीं. जैसे ही हमारी ट्रांजैक्शन हुई, हमने जैसे ही सेल की ट्रांजैक्शन करी, हमें उसे रिकॉर्ड कर देना है. ऑलराइट. तो ये जो तीनों अजम्पशंस हैं, अगर बिजनेस इनको फॉलो कर रहा है तो दे डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ डिस्क्लोजर. बट अगर इन लोगों ने ये अडॉप्ट नहीं कर रखा है तो फिर इनको क्या करना है, द फैक्ट हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेक्स्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं. तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि जो भी आपने स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स या फिर मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रखे हैं, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बोलते हो. जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो तो पॉलिसी ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आप वहाँ पे देखो एक मेथड यूज़ करें फीफो, फिर वेटेड एवरेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं ना उनको वैल्यू करने का. तो यही होती हैं आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़. नेक्स्ट, जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सिलेक्ट कर रहे होते हो तो कुछ क्राइटेरिया होता है, आपको उसके हिसाब से कुछ कंसिडरेशंस होती है, उसको हिसाब से आपको है ना एक पर्टिकुलर पॉलिसी सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है. तो पहला जो हमारा है वो है प्रूडेंस का प्रिंसिपल. तो प्रूडेंस का प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रूडेंस का प्रिंसिपल बोलता है कि प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट लॉसेस आर प्रोवाइडेड फॉर एज अ मैटर ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट जब आपको लग रहा है कि नियर फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो सकता है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है तो यू हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन, ठीक है. अब इस जो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस है, इससे क्या हेल्पफुल होता है, इससे हेल्पफुल ये होता है कि आपकी जो कंपनी की एसेट्स हैं वो ओवरस्टेट नहीं होंगी, इनकम ओवरस्टेट नहीं होगी, ठीक है, ठीक है. इनकम स्टेट नहीं ओवरस्टेट नहीं होगी और जो लॉसेस है उनको अंडरस्टेट नहीं किया जाएगा, ठीक है. और या फिर जो आपकी लाइबिलिटी उसको अंडरस्टेट नहीं किया जाएगा. इससे क्या होगा कि हमारे को एक रियलिस्टिक व्यू मिलेगा, ठीक है, कंपनी का.
फाइनेंशियल हेल्थ का। ओके, अब ये हमने एक एग्जांपल ले लेना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट कलेक्टिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब डेटर्स से जो आपको अमाउंट मिलने वाला था उसकी अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो आप क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक डाउटफुल डेट का अकाउंट बना के रखते हैं कि हाँ ये डाउटफुल डेट्स हैं, और एक हम उसका प्रोविज़न बना के रख लेते हैं कि हाँ हमारे को अगर लॉस हो जाता है इन केस तो फिर वो क्या है, कवर अप हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो जो प्रूडेंस का जो मेन एग्जांपल है आप ये लेके चलेंगे कि जब आप डाउटफुल डेट अकाउंट बनाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो हमारा सेकंड कंसिडरेशन ले रहे हैं वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलता है ना कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, हाँ ठीक है, तो इट शुड बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द एक्चुअल हैपनिंग। ठीक है, जो भी उसका इकोनॉमिक रियलिटी है उसको देखना है आपको, नॉट जस्ट इट मतलब लीगल फॉर्म को के ऊपर आपको उसकी इकोनॉमिक रियलिटी देखनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे जैसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे एक केस है हमारा हायर परचेज का। ठीक है, जब भी आप हायर परचेज पे कोई एसेट ले रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। ऑलराइट, तो आप उन डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड क्यों करें, जबकि आपके पास तो लीगैलिटी नहीं है, आपके पास मतलब उसकी ओनरशिप नहीं है, तो आप क्यों रिकॉर्ड करें, बिकॉज ऑफ दिस ओवर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, इसकी वजह से आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ओनर भले ही हमेशा ओनर रहने वाला, उसके पास ही लीगल जो है ओनरशिप रहने वाली, बट अभी आपके पास पोजेशन है उसका। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द डिप्रिशिएशन। ठीक है, क्योंकि आप जो उसकी इकोनॉमिक रियलिटी है, मतलब अभी तो आपके पास है ना, आप उसको यूज़ करें तो आप उसका डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अकाउंटेंट्स को दे हैव टू लुक बियॉन्ड द लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड कंसिडर द अंडरलाइंग इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। ऑलराइट, अब हमारे जो नेक्स्ट है वो हमारे पास मटेरियलिटी। तो देखो मटेरियल क्या होता है, कोई फैक्ट मटेरियल कैसे बोला जाता है उसको, मटेरियल फैक्ट वो होते हैं या ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो हमारा फाइनेंशियल यूज़र है, ठीक है, बेसिकली जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूज़र्स हैं उनके ऊपर, उनके इकोनॉमिक डिसीजंस पर फ़र्क पड़ेगा या वो इन्फ्लुएंस होंगे इसकी वजह से। ठीक है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन को कैसे पता चला जाता है कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जिसके ओमिशंस या मिस स्टेटमेंट से ऐसे डिसीजंस जो होते हैं, जो भी यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या फाइनेंशियल अकाउंट्स के, उनके क्या हो रहा है, उनके जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, एंड अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर द मटेरियलिटी व्हेन डिसाइडिंग। तो अकाउंटेंट्स को क्या है, मटेरियलिटी को कंसिडर करना पड़ेगा वाइल, जब भी उनको डिसाइड करना है कि हाँ ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी, क्योंकि आप वही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं। ओके, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं रिकॉर्ड हो सकती। ओके, अब जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में अगर आप चेंज लेके आ रहे हैं तो कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आप ला सकते हैं। पहला जो कंडीशन है वो आपकी है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द स्टैच्यू। अगर लॉ की वजह से आपको हो रहा है कि हाँ मतलब इसमें चेंजेस आ रहे हैं तो आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको कंप्लाइंस विद एएस के कंप्लाइंस की वजह से आपको करना पड़ा। एंड थर्ड, ये मोस्टली कंपनीज करती हैं कि आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन देना पड़ते हैं, चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आप कर सकते हैं। तो जब भी आप ये कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इनका डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, अब डिस्क्लोजर आप कैसे देंगे, डिस्क्लोजर आप ऐसे देंगे कि आपको डिस्क्लोजर देना है, देखिए कैसे, यहाँ पे ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी डिस्क्लोज एंड द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एज सच शुड बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये जो भी डिस्क्लोजर्स होंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनेंगे। ठीक है, और आप जब भी इनको डिस्क्लोज कर रहे हो तो आपको इनको एक जगह पे डिस्क्लोज करना है, ये नहीं कि मतलब बेसिकली आपको ऑर्डरली मैनर में एक जगह पे डिस्क्लोज कर देना सारा। अभी आप डिस्क्लोज कहाँ करते हैं, वो आप डिस्क्लोज करते हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट में। ओके,